Let's start with the other portion of the chapter. Now, this is land degradation and conservation measures. So, land degradation क्या होता है? Land degradation ये है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लैंड है, जो लैंड हमारे चारों तरफ है, उसका जो क्वालिटी है वो किस तरह से घटता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और कंजर्वेशन मेजर्स मतलब हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, किस तरह से बचाएंगे। तो हमारा जो लैंड है वो हम बहुत सारा जनरेशन से यूज़ करते आ रहे हैं। सेम लैंड पे पता नहीं कितने जनरेशन्स ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैरी आउट किया होगा, कितने लोग रहे होंगे, और हम लैंड पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सब कुछ के लिए। तो इतने ज़्यादा, इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से सेम लैंड को बार बार यूज़ करने से जो हमारा लैंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अब खराब होने लगा है, डैमेज होने लगा है। अब और इसके कुछ रीज़न ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को और जंगल को काटते जाना, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जानवर जो घास चरते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा होना, मतलब नए प्लांट्स उगने के पहले ही, उनके बड़े होने के पहले ही जानवर उनको खा जाए। फिर माइनिंग और क्वारिंग एक्टिविटी, जिस एरिया से मिनरल्स निकाले जाते हैं, कोल्स निकाला जाता है, वो जो लैंड्स है वो लैंड वेस्ट हो जाता है, उस लैंड को एग्रीकल्चरल यूज़ में नहीं लाया जा सकता है। तो इन सब वजह से जो हमारा लैंड क्वालिटी जो है वो खराब होते जा रहा है टाइम के साथ। तो जो भी एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब जगहों में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले तो पेड़ को काटा गया, जंगल को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके बाद क्वारिंग एक्टिविटी की वजह से जो वहाँ का लैंड है वो बिल्कुल अनयूजेबल हो गया है। किसी भी तरह से उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उपज सकते हैं। फिर जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लैंड पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हुआ है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, और जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया है, उसको नॉर्मल एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए वो फिट नहीं है। अब जहाँ पे लाइमस्टोन या सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन से बनता है, तो जो सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे है वहाँ से जो पॉल्यूशन होता है लैंड के ऊपर, जो डस्ट आकर इकट्ठा होता है या उस इंडस्ट्री से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो लैंड को इस तरह से बर्बाद करते हैं कि वहाँ का सॉइल जो है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है। वहाँ का लैंड भी किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो ओवर माइनिंग है, ओवर माइनिंग है, ओवर इरिगेशन है, ये सारे एक्टिविटीज़ लैंड को इस तरह से बर्बाद करते हैं कि फिर दोबारा उसको एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए नहीं लाया जा सकता। अब लेट्स सी सॉइल कैसे एक रिसोर्स है। सॉइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल में ही सारे पेड़ पौधे उगते हैं जिनसे हम अपना भोजन डिराइव करते हैं, जिनसे जानवर अपना भोजन डिराइव करते हैं, पेड़ पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो सारा कुछ सॉइल पे ही डिपेंड करता है। अब जो अर्थ क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, आप इस पिक्चर में देखिए 1.5, ये सॉइल प्रोफाइल को दिखाता है, सॉइल के कितने पार्ट्स होता है। तो जो सबसे ऊपर पार्ट जो हम जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होता है टॉप सॉइल या द अपर सॉइल लेयर। उसके नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब सॉइल। इसमें सॉइल के साथ सैंड, रॉक, क्ले सब कुछ मिला होता है। उसके बाद होता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, उसके नीचे रॉक होता है जो कि धीरे 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 घिसते 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 सॉइल का पार्ट बन रहा है, वैसा रॉक्स होता है। और उसके नीचे जो होता है वो होता है पेरेंट बेड रॉक। ये हार्ड रॉक्स होते हैं जो अपने एक्चुअल फॉर्म में है। अब देखते हैं सॉइल किस तरह से एक रिसोर्स है। सॉइल जो है उसको हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि
सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब के बेसिस पे इंडिया में सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो है टाइप ऑफ सॉइल वो है एलुवियल सॉइल। ये जो एलुवियल सॉइल है ये रिवर प्लेन्स में मिलता है। जो नॉर्दर्न इंडिया है जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर रिवर्स के वाटर से ये डिपॉजिट हुआ है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल कंसिडर किया जाता है। इसको एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। एल्यूवियल सॉइल जो है वो कोस्टल प्लेन्स में भी मिलता है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स के भी अलोंग मिलता है। फिर एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया है एज बांगर, एंड न्यू एलुवियल सॉइल एज खादर। बांगर सॉइल हैज हायर concentration of nodules than the khadar. It has more fine particles and it is more fertile than the बांगर। तो जो खादर सॉइल है वो बांगर सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होता है, और एलुवियल सॉइल जो है इसको सबसे ज़्यादा फर्टाइल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब आइडियल क्वांटिटी में पाया जाता है। और शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल, पल्सेस, ये सारे तरह के जो मेन सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो सारे कल्टिवेट किए जाते हैं एलुवियल सॉइल्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है ब्लैक सॉइल। ये देखने में ही ब्लैक कलर का होता है, और इसको रीगर सॉइल भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आइडियल होता है कॉटन ग्रोथ के लिए। ये सॉइल इंडिया के डेक्कन प्लेटो में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये लावा के फ्लो से फॉर्म हुआ है। जो डेक्कन प्लेटो है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो है, इट इज़ ऑल वोल्केनिक स्ट्रक्चर। तो उस वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो वेदरिंग प्रोसेस से जो सॉइल फॉर्म हुआ वो है ब्लैक सॉइल, और ये पाया जाता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र दैट इज गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट एशिया में कहीं कहीं पर गोदावरी, कृष्णा वैलीज में। और इसमें क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है। एलुवियल सॉइल से भी ज़्यादा ये वाटर होल्ड करता है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटैश होता है, और लाइम होता है। और गर्मी के दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। अब आप ये प्रीवियस पेज में ये पूरे इंडिया में कौन सा सॉइल टाइप कहाँ पर पाया जाता है उसका ये मैप है, मेजर सॉइल टाइप्स। इस मैप को आपको ध्यान में रखना होगा किस स्टेट में किस तरह का सॉइल पाया जाता है। तो अभी तक में हमने दो तरह के सॉइल्स पढ़े, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट सॉइल जो है वो है रेड सॉइल या येलो सॉइल। रेड सॉइल जो है वो भी इग्नियस रॉक्स, जो कि वोल्केनिक रॉक्स है, उन पे जहाँ पे रेनफॉल कम होते हैं ऐसे एरिया में पाया जाता है। और येलो और रेड सॉइल जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलोंग द पेडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। दीज सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड के कुछ पार्ट्स में, हिली एरियाज में स्पेसिफिकली अगर आप ट्रैवल करें, तो आपको वहाँ पे मिट्टी ब्राउन नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे रेड दिखाई देगी। एंड दिस इज बिकॉज इस एरियाज में आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, और जो सॉइल है उसमें भी आयरन का डिफ्यूजन है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड लेटर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, जहाँ पे हमेशा सीजन जो है वो वेट और ड्राई में इंटरचेंज होता रहता है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं लैटेराइट सॉइल में। और ये इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, उड़ीसा में, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
और यहाँ पे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और इसमें जो प्लांट मैटर जिसको ह्यूमस बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। लैटेराइट सॉइल जो है वो देखने में थोड़ा सा येलोइश होता है। अब ये जो लैटेराइट सॉइल है उसको अगर प्रॉपर टेक्निक से यूज़ किया जाए और सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक से अगर उसको यूज़ किया जाए तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरियाज में इसमें टी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ये आइडियल होता है। अब नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉइल है एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स रेड टू ब्राउन किसी भी कलर में हो सकता है और ये सैंडी होता है और सेलाइन इन नेचर होता है। सैंडी मतलब उसमें बालू का टेक्सचर ज़्यादा होगा, कंकड़ ज़्यादा होगा। राजस्थान के एरिया में ज़्यादा है ये एरिड सॉइल्स। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से ही पता चलता है कि ये फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा। स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस में भी है ये। और इसमें ह्यूमस कंटेंट जो कि प्लांट मटेरियल्स, डेड प्लांट मटेरियल्स जो है वो उसका कंटेंट बहुत ही कम होता है। अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन पे आते हैं। सॉइल इरोजन क्या है? नेचर की फोर्सेस की वजह से जो सॉइल कंप्लीटली, जो सॉइल कवर जो है वो वॉश डाउन हो जाता है या एक जगह से कंप्लीटली हट जाता है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब सॉइल इरोजन से कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए नेचर के फोर्सेस के अगेंस्ट, वो इस पार्ट में देखते हैं। The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is balance between the two. अब आपको ये समझना होगा इसमें कि सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। सॉइल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस। जो रॉक्स हैं, जो भी हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ से रिवर फ्लो करते हैं। वो रिवर अपने साथ रॉक्स को माउंटेनस एरिया से बहाकर प्लेन एरिया की तरफ लाती है। अब रिवर के वाटर के फोर्स से, उसके फ्लो के फोर्स से ये जो रॉक है वो धीरे धीरे टूटता जाता है। टूटते टूटते वो एक बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं और जब ये फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ये सॉइल का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। और सिर्फ वाटर के फ्लो के फोर्स के वजह से ही नहीं, सॉइल फॉर्मेशन, विंड्स, रेनफॉल, जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो रॉक्स जो है वो टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का। और सॉइल इरोजन का प्रोसेस और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। तो जनरली इसमें बैलेंस रहता है। बट अगर सॉइल इरोजन का प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस से ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगे तो किसी भी एरिया का सॉइल कवर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे किसी भी तरह के एग्रीकल्चर को करना या किसी भी तरह के पेड़ पौधों को उगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो बैलेंस है सॉइल इरोजन सॉइल फॉर्मेशन का, वह डिस्टर्ब, डिफॉरेस्टेशन से, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटीज, ये सबसे भी होता है। और जबकि जो नेचुरल फोर्सेस है लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जो रनिंग वाटर है वो आपने, अगर आप ये पिक्चर देखें 1.11 गली इरोजन, तो इस तरह का सीन आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा। जनरली जहाँ पे स्लोपी एरिया होता है वहाँ पे जब पानी सॉइल से बहकर नीचे जाता है तो इस तरह का सीन देखने को मिलता है। इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। जब रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज, दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इट इज नोन एज बैड लैंड। चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स हैं। और जब वाटर एक पूरी शीट ऑफ सॉइल को इरोड कर दे तो उसको शीट इरोजन बोलते हैं। जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाता है और जो नीचे का जो लूज सॉइल है वो हवा की वजह से इधर स्लोप से उड़कर दूसरी जगह जाता है। इसको हम विंड इरोजन बोलते हैं।
और जो फार्मिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनका भी गलत इस्तेमाल करने से सॉइल इरोजन कॉज होता है। सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जो फार्मिंग टेक्निक्स है उनको सही यूज़ किया जाए। जो स्लोप्स है, माउंटेन स्लोप्स है, हिली एरिया में स्लोप्स है, वहाँ पे फार्मिंग टेक्निक्स जो है वो स्टेप फार्मिंग होना चाहिए, सीढ़ी नुमा खेत होने चाहिए, ताकि जो सॉइल है वो अगर एक जगह से बह के दूसरे नीचे की सीढ़ी पे डिपॉजिट हो जाए। ट्री हमेशा खेत के चारों तरफ ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, ताकि विंड की वजह से जो सॉइल एक जगह से उड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर ना जा पाए, उसी एरिया में डिपॉजिट हो जाए। और विंड स्पीड भी प्लांटेशन की वजह से कम हो जाता है। प्लांट के जो जड़ हैं वह सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अब स्टेट ये देखिए यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, विलेज ऑफ सुकुमारी and district of Chabua have shown that it is possible to reverse land degradation. Tree density in Sukhumajari increased from 13 per hectare in 1976 to 1272 per hectare in 92. अब ट्री लगाने से, एफॉरेस्ट्रेशन करने से कैसे लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है, ये विलेज उस का एग्जाम्पल है। 1976 में वहाँ पे सिर्फ 13 हेक्टेयर लैंड जो थे वो ट्री कवर में थे, लेकिन 1992 में 1272 कंसिडरेबल इंक्रीज लैंड जो है वो ट्री कवर के अंदर आए। तो यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन है वो रिवर्स हो गया। फिर रीजनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट leads to economic well-being. As a result of greater resources availability, improved agricultural and animal care, consequently increased incomes. Average annual household income in Sukhumajari ranged from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. अब अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आप उसका बेटर यूज़ कर पाएंगे, सस्टेनेबल यूज़ कर पाएंगे, और उसकी वजह से लोगों को जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ता जाएगा। इकोनॉमिक वेलबींग के लिए भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पीपल अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से मैनेज करे, प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे, तो जो इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे, उनको बर्बाद ना करें, प्लानिंग के साथ यूज़ करें, तो जो सेम रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपलब्ध होंगे, और फ्यूचर जनरेशन भी उसको उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। और किसी भी तरह के रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ही एसेंशियल है। अब इस कार्टून को देखिए, ये कार्टून क्या दिखाना चाहता है? ये कार्टून ये दिखाना चाहता है कि हम इन्वायरमेंट को तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें सोसाइटी में रहने वाले सोसाइटी के हर एक स्टेक होल्डर को पार्ट ना बनाए। एक तरफ कम्युनिटी है, विलेजर्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और वो लोग कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती है जहाँ पे लैंड एक्वायर करना होता है, या किसी न किसी जंगल को डिस्ट्रॉय करके या रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करके किसी न किसी वे में कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो विलेजर्स हमेशा उसको अपोज करते हैं। वो इसलिए अपोज करते हैं कि वो जिस लैंड पे सालों सालों से रहते आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि उसका कोई नॉन नेचुरल यूज़ हो, उनके लैंड उनसे छीन लिया जाए, और उनको एडिक्वेट रिलीफ मेजर भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो पूरे सोसाइटी का, पूरे कंट्री का तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और नेचर को तब तक प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है जब तक आप ईच इंडिविजुअल पर्सन इन द सोसाइटी को उसके बेनिफिट्स के बारे में समझाएं नहीं, अवेयर नहीं कराएं। और अगर हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करे, हर कोई इक्वली कंट्रीब्यूट करे, तो जो डेवलपमेंट का काम है वो भी चलता रहेगा और नेचर को किसी तरह से नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसका एग्जाम्पल दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे पीपल को अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कहा गया और उन्होंने
2.9 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया को वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाया मतलब और ज़्यादा फॉरेस्टेशन किया उसमें। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।